हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रियल नंबर, जो कि अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसमें अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख के आओ, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से। रुको यार एक सेकेंड, फोकस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करोगे, चलो बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, आपको बताना है कि ये सो एंड सो ये एंड सो एंड सो ये कॉम्पोजिट नंबर्स कैसे हैं, वो तुम्हें शो करना है। ठीक है, कि बता दो, एक्सप्लेन करके दिखा दो हमें कि ये कॉम्पोजिट नंबर कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ज़रूर से देखना वो वीडियो, मतलब उसमें मैंने एकदम अच्छे से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर किए हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला नंबर दिया है 7 × 11 × 13 + 30। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी नंबर तुम्हें 2 बार दिखे ना, उसको पहले तुम कॉमन ले लिया करो। जैसे यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर 13 2 बार दिख रहा है, तो 13 को कॉमन ले लूँगी मैं। ठीक है, 13 को कॉमन लेने के बाद अंदर देखो क्या क्या बचता है। 7 बचा, × 11 बचा, × 13 कॉमन आ गया ना, तो ये × 1 हो गया, प्लस ये वाला भी 13 कॉमन आ गया, सो +1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये सॉल्व करो। 13 11 7 77, राइट। 77 × 1 वही आएगा, +1, तो 13 × 78। ठीक है, अब ये हो गया 13 × ये देखो 78 को अगर तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे ना, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 3 13 13 1, तो तुम देखोगे 2 × 3 × 13, तो ये सारे तुम देख सकते हो क्या आ रहे हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं ना। 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है। इसके अलावा 13 × 78 करके जो नंबर मिलेगा वो भी फैक्टर होगा, इसका 1 भी फैक्टर होगा। तो देख रहे हो, मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम 78 के भी फैक्टर्स करो। अगर तुम 78 के फैक्टर्स नहीं भी करते हो तो भी तुम सिंपली लिख सकते हो, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 13 × 78 जो भी आ रहा है, 1 78, फिर कुछ रैंडम भी तुम बता सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम्हें 78 दिख रहा है, तो ये तो क्लियर ही है कि 2 भी इसका एक प्राइम फैक्टर होगा। तो सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर तुम कह सकते हो कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा ये प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना, बट अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। वैसे ये और भी तुम तरीके देख सकते हो गूगल में कैसे समझाया गया, वैसे भी तुम लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, वैसे ही अब देखो, जैसे ये हो गया, वैसे ही 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ कॉमन 5 यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन है, तो +1। ठीक है, फिर इसके भी वैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा देना, वैसे ही होगा, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब आगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि मैं बोल रही थी ना, इस पे LCM एंड HCF बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं इस चैप्टर से। सो NCERT में बहुत इजी सी वर्ड प्रॉब्लम दी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना वर्ड प्रॉब्लम्स की। एनीवे, चलो ये वाली देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड में, वहाँ पे ये सोनिया और रवि जो है वहाँ पे ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड चक्कर काटने में, और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं सेम एक चक्कर काटने में उस सर्कुलर पाथ का, जो कि उस स्पोर्ट्स फील्ड में। ठीक है, तो सोनिया को 18 लग रहे हैं, रवि को 12। अब तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें एक ऐसा टाइम बताना है, तुम्हें एक ऐसा टाइम बताना है कि कितने मिनट बाद तुम्हें बताना है कि वो दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मिनट बाद फिर से एक साथ किस पॉइंट पे वो मिलेंगे, किस पॉइंट पे नहीं, कितने मिनट बाद मिलेंगे वो। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है तुम्हें समझना कि इसी में दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। HCF LCM तो तुम निकाल ही लोगे, मैं पिछले वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ, बट प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि समझ ही नहीं आता कि किस में LCM लेना है, किस में HCF लेना है। इसलिए बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चन की। ठीक है, और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछ भी लेना कमेंट सेक्शन में, मैं सेपरेटली वीडियो बना दूँगी उसके लिए। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए सोचो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी तुम्हें खुद सोचना है, ऐसे मनी मन सोचना है, फुल कैलकुलेशन नहीं स्टार्ट करनी है अभी। ठीक है, मनी मन सोचो कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो ग्रेटर होगा गिवन वैल्यू से, या मेरा जो आंसर है वो स्मॉलर होगा गिवन वैल्यू से।
गिवन वैल्यूज मतलब ये जो दिए क्वेश्चन में, क्या दिए 18 और 12 दिए। इतने मिनट बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे, तो वो 18 और 12 से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि 18 और 12 तो उनको एक राउंड चक्कर काटने में लग रहा है उस सर्कुलर पाथ का, है ना। तो जो भी वो जब वो फिर से मिलेंगे, ऐसे इमेजिन करते हुए खुद ही सोचो कि जब वो मिलेंगे वो टाइम कब होगा, 18 और 12 से तो ज़्यादा ही होगा ना वो टाइम, क्योंकि ये वो टाइम है जो उनको 1 राउंड लगाने में लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको मन में सोचना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसके लिए। तो मन में मैंने सोच लिया, मुझे समझ आ गया, हाँ मेरा जो आंसर है इसमें वो गिवन वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है, आंसर जब भी गिवन वैल्यू से बड़ा होता है तब आपको एलसीएम लेना है, जब आपका आंसर गिवन वैल्यू से छोटा होता है तब आपको एचसीएफ लिखना है। अब ये मैंने एक बस ट्रिक बताई है, एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना कि सिंस आंसर इज ग्रेटर देन गिवन वैल्यूज देन वी विल टेक एलसीएम। एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे। हाँ, तो एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, एग्जाम में सिंपली ऐसे लिख के आना कि सो द मिनट्स आफ्टर विच दे विल मीट अगेन। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखो हाँ ये रहा, सो द मिनट्स आफ्टर विच दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ऐसे लेना है आपको। एंड फिर आप जब 18 एंड 12 के एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 36 मिनट, यानी कि वो 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। ओके, सो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आता है चैप्टर का, जो मैंने जो बोला था ना, जो पक्का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में पक्का आएगा और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में पक्का आएगा, वो क्वेश्चन मतलब पक्का आएगा ही आएगा। ये तो मतलब लिख लो, इस क्वेश्चन के बिना तुम्हारा क्वेश्चन पेपर एकदम अधूरा है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, किसी का भी आ सकता है। तो मैं फुल इसमें जो थ्योरी में ऐसे जैसे लिखा है लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स है सब तुम्हें याद करके पूरा एग्जाम में बस यही छापना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जो भी क्वेश्चन का जो भी मतलब डिजिट आता है उसके हिसाब से बस तुम्हें चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे रूट 2 है, रूट 3 में 3 आ जाएगा, सो वैसे ही अलग अलग होगा। मैं तुम्हें बेसिक बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं रूट 2 का ही बताती हूँ। ठीक है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले मैं इसी में ही समझा देती हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखो, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम जिस तरीके से इसमें इरेशनल इसको प्रूव करने वाले हैं ना, उस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि पहले हम कोई उल्टी चीज़ मान लेंगे और फिर जो चीज़ हमने उल्टी मानी है वो गलत प्रूव हो जाएगी, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसीलिए वो नंबर जो है वो इरेशनल होगा। जैसे देखो बताती हूँ मैं अच्छे से और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। हम देखो क्या कि हमने लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट रूट 2 इज रैशनल। देखो हमें प्रूव करना था रूट 2 इज इरेशनल है, तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि मान लो रूट 2 रैशनल है। ठीक है, अब देखो अजम्पशन वाला मैं बाद में बताती हूँ, पहले ऐसे ही साथ साथ चलते रहो। तो समझ आ गया, हमने अज्यूम किया कि वो रैशनल है। अब मैंने आपको बताया है, चलो मैंने तो नहीं बताया बट आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होगी, क्लास 7th 8th में आपको पढ़ा दिया गया होगा कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जिसमें पी और क्यू जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और एक और चीज़ होती है, पी और क्यू जो होते हैं ना वो को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो उन नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, मान लो पी और क्यू का आपस में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इन दोनों को हम बोलेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम। सो जब भी रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर ऑल्सो को प्राइम्स। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो, चाहे मैं पी बाई क्यू ले लूँ ये, चाहे मैं इसको ए बाई बी ले लूँ, है ना, तो चलो सेम वही किया, यहाँ पे हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलो मैंने ए बाई बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पी बाई क्यू भी ले सकते हो। ठीक है, सेम ही बात है, बस तुम्हें दिखाना है कि तुमने उसको एक रैशनल नंबर माना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूट 2 को रैशनल बनाया है, सो रूट 2 को अब मैं लिख सकती हूँ ए बाई बी, है ना। और यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर ऑल्सो को प्राइम्स। ये को प्राइम्स वाला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही तुम कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूव करोगे। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या किया, रूट 2 को हमने ए बाई बी मान लिया। अब इसको अब मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहाँ डिवाइड में है, इसको यहाँ पे भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस 2 को यहाँ नीचे भेज दो, तो ये आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, खुद सोचो इससे हमें क्या पता चलता है। नहीं समझ आ रहा, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, इसका मतलब ये है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर।
ठीक है, ऐसे नहीं समझ आया होगा, मैं समझिए। जैसे मान लो 4/2 है, यहाँ पे समझाने के लिए कर रही हूँ, ये तो मैं नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो 4/2 है, ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है ना, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, 2 के टेबल में आता है ना 4, इसीलिए। तो यहाँ डिवाइड में है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो उसका फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे देखो a² डिवाइडेड बाय 2, तो 2 यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 एक फैक्टर है a² का। और ये एक थ्योरम होती है जो कि यहाँ पे अभी नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ये देखो कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a² को, तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये एक थ्योरम होती है, एग्जाम में उतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तुम सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ a² एंड ऑल्सो a, सिंपली ये लिख दोगे, ये थ्योरम उतनी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 हमारा फैक्टर हो गया a² का और a का भी, ठीक है। अब इसको इसके बाद तुम्हें मान लेना है इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया। अब उसके बाद तुम्हें करना है पुट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर। आई होप तुम्हें मेरी राइटिंग समझ आ रही हो, ये कैमरा यहाँ पे लगा है ना इसलिए हो नहीं रहा है। फॉर सम इंटीजर c, बस ये लाइन लिखनी है तुम्हें इन इक्वेशन 1, ये तुमने इक्वेशन 1 मानी है ना, जो b² = a²/2, इसमें तुम्हें a = 2c पुट करना है। अब सिमिलरली यही रहेगा तुम्हें, अब अगर √3 को इरेशनल प्रूव कर रहे हो तो यहाँ पे 2c की जगह 3c आ जाएगा, 5 को कर रहे हो तो 5c आ जाएगा, 7 को कर रहे हो 7c आ जाएगा। वैसे ही सेम प्रोसीजर है सब में, जो थ्योरी पार्ट जो तुम लिख रहे हो वो भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो भी है वो डिजिट्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें तुम आराम से अपने 2-3 नंबर पक्के कर सकते हो, ठीक है। सो पुट a = 2c फॉर सम इंटीजर c इन इक्वेशन 1। तो देखो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू है तो तुम्हें आता ही है, b² = a = 2c पुट करने बोला है, तो 2c और a का स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 2c का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर भी होगा और c का स्क्वायर भी होगा, तो ये हो गया b², अरे यार ये क्या एरो बना दिया मैंने, तो ये हो गया b² = 2² 4c और c का स्क्वायर c², 4c²/2। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा कैंसिल, सो b² = 2c², और इसको यहाँ नीचे भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ पे आ गया c² = b², अरे यार यहाँ पे आ गया c² = b²/2, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम इसको एनालाइज करो, इससे क्या समझ आता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। नाउ ऊपर हमने देखा था 2 क्या है, a² का फैक्टर है और इसीलिए a का भी फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे हमें पता चलता है दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ b² एंड ऑल्सो b, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता चलती है। अब यहीं पे तो आ गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि वेयर a and b are integers, where a and b are integers, b is not equal to 0 and a and b are also co-primes, ये भी तो हमने माना था। और मैं तुम्हें क्या बताया था, co-primes ऐसे नंबर्स होते हैं which have only one as a common factor, ठीक है। 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दिया। बट यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 2 इन दोनों का फैक्टर है, 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। देखो अभी हमने देखा a का भी फैक्टर है 2 और यहाँ पे हमने देख लिया b का भी फैक्टर है, यानी कि हमारी अजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर्स हैं वो अजम्पशन तो रॉन्ग हो गई है ना। तो यही अब तुम्हें यहाँ पे लिख देना है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, कि यहाँ पे तुम लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा है therefore a and b have at least 2 as a common factor but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा अजम्पशन जो कि हमने अज्यूम किया था कि वो को प्राइम्स है, राइट। फिर उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज इरेशनल, therefore our assumption was wrong and √2 is irrational। सिमिलरली बस ऐसे ही जैसे कि मैंने बताया सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस नंबर्स तुम्हें चेंज कर देना है। वैसे ही प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ये भी ऐसे ही होगा, सेम है। उसके बाद अब इस तरीके के तो आते हैं, साथ साथ इस तरीके के भी आ जाते हैं जिसमें बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा देते हैं, ये प्लस माइनस, वैसे जैसे 5 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है यहाँ पे, तो ये और इजी होता है असल में बताऊँ तो। ये जनरली ये वाला जो मैंने अभी जो ऊपर ये वाला जो बताया ये जनरली 3 मार्क्स में आता है, और ये जो 5 - √3 अभी जो मैं बताने जा रही हूँ जिसमें ऑपरेशंस होते हैं बीच में, वो और इजी होता है और छोटा होता है, ठीक है। 5 - √3, लेकिन इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। जैसे इसको क्या करना है, तुम्हें इरेशनल प्रूफ करना है 5 - √3 को, तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी, फिर से हम उल्टा मान लेंगे कि वो रैशनल है तो हम उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो a/b के फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ट्रांसपोज कर दिया
इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, रीअरेंज किया है मैंने, तो देखो क्या बनता है हमारे पास। देखो हाँ, हमने a/b को इधर ला दिया और √3 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3 को इधर भेज दिया तो वो प्लस का √3 हो गया। अब यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये इंटू बी हो जाएगा। 5b माइनस a, ये 5 है प्लीज, 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू √3। अब देखो, अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि 5 माइनस a/b, ये जो है ये वाली साइड जो कि हमारी LHS आई है, ये तो रैशनल है, ठीक है, ये साइड जो है ये तो हमारी रैशनल है। लेकिन तो हाँ अच्छा देखो, हमने ये पढ़ा है कि LHS RHS के इक्वल होता है, मतलब अगर मैं लिखती हूँ 2 इज इक्वल टू 2, है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। बट यहाँ पे अगर 5 माइनस a/b अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। सो तुम्हें ऐसा लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी गेट सिंस, अच्छा हाँ ये भी लिख देना कि a और b इंटीजर्स हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस a/b जो है वो रैशनल है। तो √3 को जो है वो भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि वो इसके इक्वल है। लेकिन ये यहीं पे आ जाती है हमारी कॉन्ट्रडिक्शन, ये उस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि √3 जो है ये इरेशनल है। असल में ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें ये भी प्रूफ करके दिखाना होता है कि √3 कैसे इरेशनल है। बट कुछ टीचर्स एडवाइस करते हैं, वो कुछ टीचर्स नहीं एडवाइस करते हैं, कभी कभी वो मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये तुम अपने स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हो क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स का अलग अलग तरीका भी होता है, ठीक है। तो ऐसे है, तो मैं तो बोलती हूँ मार्क्स के हिसाब से किया करो। अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। बट अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो तुम्हें पहले √3 को भी इरेशनल प्रूफ करना होता है, ठीक है। फिर सेम वही लाइन आ जाएगी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, नहीं सॉरी 5 माइनस √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इन्होंने दे दिया कि हमें प्रूफ करना है 3√2 इरेशनल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये भी मैं आपको चलो बता ही देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। सेम इसको भी हम पहले रैशनल मानेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ पे सिंस ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a/3b। सेम यहाँ पे वही वाला केस हो गया कि a और b सिंस इंटीजर्स हैं तो ये वाली साइड हमारी रैशनल हो गई, लेकिन ये वाली साइड जो है ये तो हमारी इरेशनल ही रह गई, है ना। सेम वही लिखोगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये रहा कहाँ गया, यस ये रहा, सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a/3b जो है ये रैशनल है, तो √2 भी रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे असम्पशन रॉन्ग थे और √2 जो है वो इरेशनल है। उसके बाद फिर प्रूव दैट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सेम वही तरीका जो मैंने तुम्हें बता दिया, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये भी तुम कर लोगे। फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो चलो बता ही देती हूँ मैं। 3 + 2 √5 अगेन हम ऑपोजिट मानेंगे कि वो रैशनल है, तो a/b की तरह लिखेंगे हम। अब यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाके 3 माइनस में हो जाएगा, इंटू b, तो ये हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b/b, ठीक है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b/2, यहाँ हमने भेजा है डिवाइड में, राइट, 2b। तो यहाँ पे सेम वही लिखोगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ओ सॉरी गाइज, मेरा कैमरा गिर गया, बीच बीच में ऐसी मस्ती भी चलनी चाहिए। चलो आज मेरा कैमरा नहीं सेट हो रहा है, सॉरी गाइज। हाँ चलो, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो हो गई ये तो हमारी रैशनल हो गई, तो हमारी ये साइड भी रैशनल होनी चाहिए। √5 भी हमारा जो है, सो √5 शुड ऑल्सो बी रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी है हमारा इरेशनल हमने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। फिर प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ये तुम कर ही लोगे सिंपली। इसमें से हो सकता है तुम्हें 1/√2 वाले में डाउट हो, चलो ये वाला मैं बता देती हूँ आपको। तो देखो ये वाला जिसमें तुम्हें डाउट हो रहा है सबसे इजी यही वाला ही होगा। देखो 1/√2 सेम उल्टा मान लिया हमने, a/b के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि और कोई तरीका दिख नहीं रहा, तो b इज इक्वल टू a√2 हो गया। अब a यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाए,
तो सेम यहाँ पे इसके बाद तो वही आ गया, चाहे अब ये चाहे a बाई बी हो चाहे b बाई o है, तो दोनों इंटीजर्स ही ना, तो रैशनल नंबर तो तब भी माना जाएगा, है ना। अरे चाहे तुम 2/3 लिखो चाहे तुम 3/2 लिखो, रैशनल नंबर तो है ही ना दोनों, वही सिंपल सी बात है। तो b बाई ए, तो ये वाली साइड हमारी रैशनल हो गई, तो ये वाली साइड भी रैशनल होनी चाहिए, लेकिन ये तो इरैशनल है। फिर से वही आर अजम्पशन इज रॉन्ग, बस एक ही भाषण देना है, एक ही रट्टा लगाया जा रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन में, बस वही रट्टा मारना है। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। देख रहे हो हमने कितनी आसानी से 2 पार्ट्स में पूरी एग्जाम्पल अच्छे से की है, एग्जाम्पल्स अच्छे से किए हैं हमने, एंड हमने एक्सरसाइज भी अच्छे से कर ली है। पूरा चैप्टर तुम मतलब ये वीडियो ये दोनों पार्ट्स देख के एकदम अच्छे से अपना चैप्टर ख़त्म कर सकते हो। एंड इसमें मैंने बेसिक से बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर तुम्हारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। आई एम रेडी टू सॉल्व द डाउट्स, चाहे किसी भी क्लास के हो, मैथमेटिक्स के, मैं कुछ भी सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट है तो भी यू कैन आस्क, मैं चलो बता ही दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, कोई भी डाउट्स पूछो, मैं कॉमेंट सेक्शन में देखूंगी उसको, एंड फिर मैं उसके सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसको समझाते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलिनोमियल्स। अगेन वेरी इजी चैप्टर, क्योंकि इससे जो टफ वाला पार्ट था वो तो आपका सब रिमूव कर दिया, बहुत ही ईजी है। सेकेंड एक्सरसाइज में बस हमें स्प्लिटिंग द टर्म, मिडिल टर्म वाला सीखना है, एंड सेकेंड एक्सरसाइज में वो सीखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें बस हाउ मेनी जीरोज़ हैं वो ग्राफ देख के, वो तो इतना लल्लू टॉपिक है, मतलब 1 मार्क्स तो तुम्हें आसानी से उससे मिल ही जाएंगे। सो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।